नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मेरे साथ आज एक खास शख्सियत मौजूद है, मान सिंह जी। डॉक्टर मान सिंह वैसे तो पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 3 के एसएमओ हैं और पीएनडीटी का विभाग भी उनके पास है। और अगर मैं बात करूं उनकी पहचान के बारे में, तो कोरोना से उनकी पहचान होती है। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय उनका एक अलग नाम था। कहा यह जाता था कि उन्होंने जान की बाजी लगा करके कोरोना का काम किया, यानी कोरोना की जो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया गया था पूरे फरीदाबाद में, उसे उनके पास था। और आज वही शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है डॉक्टरों की स्थिति, क्या है जो माहौल इस समय बन रहा है। और जो सबसे बड़ा सवाल हमारा होगा उनके साथ, वो सैक्स लिंक को लेकर के होगा। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब नमस्कार जी। नमस्कार मान सिंह जी। एक तो आपकी जो छवि है, माना यह जाता है कि मान सिंह, डॉक्टर मान सिंह का मतलब है कि ईमानदार। ये बड़ी छवि आपकी निकल के आई। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ईमानदार बने रहना एक अफसर को, और वो भी इस पद पर, जिस पद की बात अगर की जाए, भ्रष्टाचार में की जाए, पैसे की बात की जाए, तो शायद बहुत बड़ी होगी। कितना मुश्किल है ईमानदार बने रहना ऐसे पदों पर, यह मेरा सबसे बड़ा सवाल है आपसे। देखो, ईमानदार जो चीज है ना, वो आदमी को ना बहुत बड़ी संतुष्टि देता है, संतोष देता है। रही बात इसकी कि अगर ईमानदार बने रहने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है कि आपके बहुत ज्यादा दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं कि क्योंकि उनके काम नहीं हो पाते हैं जैसे वो मन चाहा चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके ये जरूर है। लेकिन अगर मैं अपना जो एम है, वो ध्येय है, वो दूसरे ढंग का है कि हम देश के लिए, मैं इस देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए मैं पूरी तरह से अपनी सेवाएं समर्पित होकर देना चाहता हूं और दे रहा हूं। मेरे को इस चीज से मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, पर मेरे को इस चीज से जरूर है कि मैं बिल्कुल इस भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर रहना चाहता हूं। और साथ में जो कोई गलत काम कर रहा है, चाहे वो पीएनडीटी में हो, अगर उनकी देखें तो उनको बिल्कुल बकसता भी नहीं हूं। नियम के तहत जो कार्रवाई होती है वो मैं पूरी करता हूं। अगर हमने देखें तो हमारी जगह जगह रेडें भी हुई हैं पीएनडीटी की। अगर हम डिस्कशन करें तो हमारी हर जगह रेड है। मध्य प्रदेश में हमारे द्वारा हरियाणा की पहली रेड थी, और उसमें बड़ा वहां समस्या भी आई। उनको रूल रेगुलेशन भी नहीं पते थे। पुलिस वालों को भी बड़ी समस्या आई कि उनको एफआईआर दर्ज करने का उसको भी ज्यादा डिटेल में नहीं आइडिया था। और उसमें बाद में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में भी दिया गया था कि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य मंत्री को भी इस चीज का पता नहीं था। इसमें बहुत बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रोग्राम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके तहत कहीं भी जो पीसीपीएनडीटी के तहत कोई भी गर्भ में लड़का लड़की बताता है, उसके लिए हम, इस प्रोग्राम के लिए हम काम करते हैं। और बिल्कुल निष्पक्ष, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, जिससे इसको पूरी तरह संपूर्ण तरीके से, ढंग से, और कहीं ना कहीं अगर इसका हम देखें तो सेक्स रेशो पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो इस सबसे ज्यादा ये सेक्स रेशो को, आज हमारे पास बेटियां अगर ये कोख में मरवा देंगे तो कल को कहां से बेटियां, कहां से बहू, और कहां से ये संसार चलेगा। जो जननी है उसका ही अस्तित्व अगर ये खत्म करने लगेंगे तो इनके खिलाफ ये मुहिम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, इसमें बहुत बड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव जी का बहुत बड़ा, और हमारे और भी सहयोगी है। इसमें एक टीम वर्क है, और हमारी पूरी टीम के तहत हम जिस ढंग से हमारा 100% सफलता का रेशो रहता है, क्योंकि उसमें रीजन ये है कि हमारा कोई लाग लपेट नहीं है। अगर जो जेनुइन है उसको चाहे एमपी ले जाए, वो हमने चाहे धौलपुर है, चंबल का एरिया है जहां लोग डर जाते, अभी हमने ये संभल में यहाँ डाला था, यहाँ डीपी यादव का एरिया है, लोग जहां डरते हैं जाने से, वहां भी हमने रेड डाली है। तो हम कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आई, कोई ऐसा बात भी नहीं है। और कई बार तो वहां के जो पीएनडीटी नोडल हैं, वहां के लोकल, वो बेचारे बाद तक भी मेरे से सलाह लेते हैं कि बॉस इसका क्या किया जाए और क्या करें।
आपने एक बात और जोड़ दी है, एक तरफ तो ईमानदारी से लड़ना, यानी ईमानदार बने रहने के लिए लड़ना, विभाग से लड़ना, लोगों से लड़ना, दूसरी तरफ आप जो काम कर रहे हैं पीएनडीटी की जो रेड करते हैं, वहां बहुत सारे लोकल लोग हो सकते हैं, वहां बदमाशी भी हो सकती है, और आपने तो ऐसा नाम लिया चंबल में जाके आपने रेड करी है, कितना चुनौतीपूर्ण है? बहुत चुनौतीपूर्ण है, हर प्रकार से है, हर प्रकार से है। अगर हम कहीं कहें तो सच्चाई तो ये है कि ईश्वर के अलावा और ईमानदार आदमी के अलावा, ईमानदार आदमी का बेचारे पे ना तो पैसा होता है ना वजूद होता है, तो उसका साथ तो है नहीं है, बराबर है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ईश्वर के अलावा हर इंसान उसको टांग खींचने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं ईश्वर पे मुझे पूरा भरोसा है, और मैं बिना जान की परवाह किए हुए इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मैं कहीं भी चला जाता हूं, और मैं निसंकोच होकर जाता हूं। सिर्फ मुझे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, और जरूर एक ना एक दिन कहीं ना कहीं ये चीज, ये मेहनत जरूर रंग लाएगी, और ला रही है। अभी जो हम बात कर रहे हैं अगर लिंग अनुपात की, तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती थी हरियाणा की, बेटियों को बहुत ज्यादा मारा गया, और उसी के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आया। हरियाणा में अभी स्थिति क्या है लिंग अनुपात की अगर बात करें तो? क्या पहले से कुछ बदलाव हुआ है? सर, अगर सच्चाई ये है कि हमने जितनी भी रेट डाली है ना, उसमें 90% से ज्यादा लेडीज हरियाणा की थी। हमने एक एक दर्जन लोगों को पकड़ा है। 6 प्रेग्नेंट लेडी हापुड़ में, जिनको जंगल में छोड़ के चले गए, उनको हमने सबको पकड़ा, और उसमें पता लगा कि सारी हरियाणा की थी। अगर हमने लास्ट जो हमने संभल में ये रेट डाली थी यूपी में, अगर उसकी बात करें तो उसने भी ये बताया कि मैंने 7 बंदों का मैं अल्ट्रासाउंड करा चुका हूं, और सारी हरियाणा की है। तो कहीं हम बात करें तो ज्यादातर हरियाणा की हैं ये महिलाएं, और इसका बहुत ज्यादा सेक्स रेशो पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये सब चीजें हम एक डिकॉय ऑपरेशन करते हैं, और उसके तहत हम कई बार तो उसको मशीन सील, अगर रजिस्टर्ड सेंटर है तो मशीन सील करके आते हैं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस मशीन को भी, क्योंकि वहां बाद में थोड़े से उससे खोल लेते हैं, हम थाने तक उस मशीन को पहुंचाते हैं, वहां की लोकल अथॉरिटी हमारे साथ होती है, तो सारा कुछ है। पर यह है कि अगर सच्चाई से प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन जरूर ये मेहनत रंग लाएगी। मैं इस ईश्वर को साक्षी मान के माननीय इस प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम को बिल्कुल कर्तव्य निष्ठता से, अपनी ईमानदारी से मैं इसको पूर्ण करना चाहता हूं। मैं एक तरह से इस देश के लिए समर्पित हूं। मेरे घर वाले भी कई बार ये कहते हैं कि आप बिना यहाँ इतनी दूर दूर जा रहे हैं, कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा, मगर सब ईश्वर है, और ये बेझिझक मैं आराम से कहीं भी, सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी को लेके जाता हूं, अगर कहीं लोकल जगह पे होती है तो सबसे पहले, हालांकि हमको सरकार की तरफ से सारा कुछ फोर्स, सारी सुविधाएं भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मैं अपने काम पे ज्यादा विश्वास करता हूं, और मैं खुद उनको पकड़ने में कहीं ना कहीं वहां की भी फोर्स का हम हेल्प लेते हैं, वहां के भी प्रशासन की हम पूरी हेल्प लेते हैं। जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट में घुसते हैं तो डीसी साहब को इन्फॉर्म करते, वो हमें कोई न कोई बंदा नॉमिनेट करके भेज देते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह से टाइटनेस बढ़ी है, आपके जैसे अधिकारियों ने जो कार्रवाई हुई, इस वजह से लोग दूसरे स्टेटों में जाने लगे हैं, महिलाएं दूसरे स्टेटों में जाने लगी, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये ठीक है। हरियाणा में तो ना के बराबर लिंग जांच करते हैं, लेकिन जो लिंग अनुपात गिर रहा है, ये सबसे ज्यादा जो नजदीकी राज्य है, नजदीकी तो क्या दूर तक भी जाते हैं लोग, उस वजह से एक तो वहां सस्ता भी होता है, और दूसरा वहां करते हैं। और जेन्युइन एक बार तो हमने अगर एमपी में देखा तो घर में कर रहे थे, घर में लिटा के, और बैग में लैपटॉप उसको डाल के मशीन को, आजकल पोर्टेबल चाइनीज मशीन आती है, जिनको कहीं भी ले जाते हैं, बाइक पे बैठे ऐसे घर में, ऐसे गली में, जो उनको ये नहीं तक पता उन्होंने किस लिए वो कमरा किराए पे दे रखा है, और वहां धड़ल्ले से कर रहे थे। वहां भी हमने ये ऑपरेशन, डिकॉय ऑपरेशन किया था, हमारा सफल हुआ था, और वहां भी एक एमपी में ये पहली रेड थी, और हरियाणा की तरफ से भी पहली थी,
और उनको तो पता ही नहीं था इन रूल रेगुलेशनों का। काफी हमने मशक्कत के बाद में, हमारे साथ और भी उच्च अधिकारी जुड़े रहते हैं हमारे कांटेक्ट में, चाहे वो जीएल सिंघल साहब है, वो काफी हेल्प करते हैं सभी प्रकार की। तो कई चीज है, हमारे स्टेट के जो अमित अग्रवाल जी है, श्री अमित अग्रवाल जी बहुत हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सहयोग से हम सफल हो रहे हैं। अन्यथा अगर कोई जो करप्ट आदमी है वो टांग खींचने में कमी नहीं छोड़ता है, वो टांग खींचने की भरपूर कोशिश करता है। वो और तो और यहाँ तक कि हमारी कोई कमी और कमजोरी को पकड़ने का पूरा प्रयास करता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे आपने ऑपरेशन किए हैं या बहुत सारी रेड की हैं, सबसे खतरनाक और सबसे वैसी रेड जो आप मानते हैं जो यादगार हो आपके लिए, कोई शेयर करें। देखो, अगर हम खतरनाक तो हम किसी को मानते नहीं है, लेकिन हमारी जो सबसे पहली रेड थी एक जबरदस्त, जिसको कहें हम, हापुड़ की। हापुड़ में हमने 6-7 तो प्रेग्नेंट लेडीजों को पकड़ा मौके पे, और 6-7 ही दलालों को, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अंदर दिया था। जितनी आपकी तादाद थी रेड में अधिकारियों की, अफसरों की, उससे ज्यादा शायद अपराधी थे। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। और उसको भी बड़े स्टाइल में हापुड़ से ले जाकर गाड़ी में बिठा के और बुलंदशहर के एक गांव में गए। गांव में एक घर में उसने अल्ट्रासाउंड किया, और रात को 11 बजे हम हुआ मौके पे, फोर्स लोकल बुलंदशहर की पुलिस लेके, उन्होंने भी फिर वहां की लोकल पीएनडीटी की टीम भी ली, और वहां के एसपी से बात करके गांव में गए वहां मौके पे। तो चुनौतीपूर्ण तो हर एक होती है, रिस्क भी पूरा होता है। चाहे हम चंबल में जा रहे हैं, चाहे डीपी यादव के एरिया में जाते हैं, लोग डरते हैं कि क्या रीजन है, अपने को ये नहीं। लेकिन जो हमारी सबसे अच्छी रेड में उसको मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अगर आ जाते हैं, उसमें चांसेस क्या होता है कि कुछ आदमी उसमें सुधरने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा लोग अगर आएंगे तो ज्यादा लोग सुधरने के चांस होंगे। अगर वो कम पकड़े जाते हैं, उन्हीं में से मान लो कि 1 दर्जन लोग थे और उसमें से हमें हाथ लगे 2 आदमी, तो वो 10 आदमी फिर वो प्रक्रिया को कहीं ना कहीं करेंगे। तो जब ज्यादा लोग अगर ये इसमें आते हैं, तो उसमें निश्चय ही कुछ लोग इसको कि यार ये गलत काम है, तो उसको छोड़ने के चांसेस ज्यादा है। और उस गिरोह को भी थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि ये भाई कभी भी आ सकते हैं, ये दोबारा भी दे देंगे, तो दोबारा भी दे देंगे, हमारा तो काम है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई आपको सूचित करे, आपका सहयोग करना चाहे, तो क्या उसको इस बात की श्योरिटी आप देते हैं कि उसका नाम और उसको गुप्त रखा जाएगा, उसकी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम आप कोई श्योरिटी करेंगे इस तरह? ऐसा है, पहली बात तो हमारे पास रूल्स हैं। रूल में ये है कि जो इन्फॉर्मर है उसको सरकार अवार्ड मनी भी देती है, और उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करते कहीं भी, क्योंकि एक बड़ा हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं उसको किसी को पता ही नहीं लगता। वो हमारे डिपार्टमेंट को ही पता होता है, और वो हमारे को ही पता होता है एक तरह से, क्योंकि वो भी अगर और कोई हमारा ही डिपार्टमेंट का कोई बंदा उसका पता लगा सकता है, क्योंकि उसको नाम चेक अवार्ड मनी का जो दिया जाता है, तो उसका नाम बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया जाता कहीं भी, किसी भी प्रक्रिया में। उसको बिल्कुल सेफ भी रखा जाता है, सुरक्षित तो रहता ही है, और बिल्कुल उसको सुरक्षित के साथ में ना उसका कहीं से नाम भी पता नहीं लगता है। डॉक्टर साहब, एक और मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में लगभग 30,000 के आसपास डॉक्टरों की आवश्यकता है पॉपुलेशन के हिसाब से, WHO की अगर हम गाइडलाइन को देखें तो। लेकिन बताया जाता है लगभग 15,000, मोर देन हाफ की स्थिति अभी है। और ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या कहेंगे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर के? क्या इनको फर्स्ट एड बॉक्स माना जाए कि एक गरीब आदमी का हल्के में इलाज कर देते हैं? क्या ये सही है, या आप मानते हैं कि झोला छाप डॉक्टर होना ये गलत है, नहीं होने चाहिए, सरकार इस पे काम करती है? देखो, मैं जहां तक बात करूं, ये इंसान की बात है। इंसान पे कोई भी झोला छाप एक्सपेरिमेंट करे, वो कभी भी अधूरी नॉलेज नुकसानदायक होती है। आदमी कोई गाय भैंस नहीं है कि ले भाई दूसरी खरीद लाऊंगा। तो आदमी का जहां तक जान से संपर्क आता है, तो मैं बिल्कुल ये सलाह नहीं देता कि आप झोला छाप पे दिखवाएं। कोई भी परिस्थिति में सरकारी अस्पताल जगह जगह इमरजेंसी भी है, सारा कुछ हो सकता है। बाकी सरकार ने एम्बुलेंस वगैरह सारी सुविधाएं दे रखी है,
प्रयास पूरा है और सरकार इस चीज में लगी भी हुई है। काफी मेडिकल कॉलेज नए खुल रहे हैं कि जिससे ज्यादा डॉक्टरों की आवश्यकता है तो ज्यादा पूर्ति हो जाए, तो सीटें भी बढ़ाई गई हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, माननीय मोदी जी का शासन है, मनोहर लाल जी का है, बीजेपी का शासन है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज पूर्ति होंगी और इन्होंने काफी सीटें बढ़ाई हैं। अगर हम बात करें झोला छाप को दिखाने के लिए, मैं सलाह कभी नहीं दूंगा कि गलत आदमी किसी रोग को बिगाड़ दे, क्योंकि अगर वो प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाएगा बीमारी को, फॉर एग्जाम्पल किसी का हार्ट अटैक हो रहा है और वो वैसे पेन किलर दे रहा है, तो उससे आराम थोड़े होगा। तो जब तक अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, तो मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि इंसान दोबारा एक बार जाने के बाद में दोबारा नहीं आ पाता है, इसको हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते। तो किसी की भी जान से अगर कोई खिलवाड़ के लिए बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा। बाकी अपने लोगों की सोच है उसको मैं बदल नहीं सकता। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी 5-7 दिन पहले कुछ डॉक्टरों से बात की, मैंने जानने की कोशिश की कि जो झोला छाप बैठे भी हैं तो किस तरह के झोला छाप है। तो मैंने 2-3 सवाल रखे थे, उनसे पूछूंगा मैं जाके। उनकी मैं आइडेंटिटी भी मैंने छुपा के रखी ताकि ये माहौल ना बने कि भाई कहीं ये हमको मतलब फंसवाना चाहता। मैं जानना चाहता था। मेरे सवाल थे कि एक नॉर्मल व्यक्ति की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, उसको यही नहीं पता है। और एक डॉक्टर ने तो मुझे बड़े क्लियर करके ये कहा, वो वीडियो पे आज भी रिकॉर्ड पे है, वो कह रहे हैं कि सर मैं तो पहले दवाई देता हूँ, अगर वो ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना बाद में उसे जांच कराने की सलाह देता हूं कि आपको बीमारी क्या है, ये बाद में जांच कराइए, क्यों जांच में पैसे खर्च करने। ये उसका तर्क था। बड़ी हैरानी हुई मुझे जान करके। तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट सवाल मेरा आपसे, देखो ये है ना, ये एक मोटिवेट करने का तरीका है। ठीक है, आप उनके फलाने के दिन सरकारी, या तो आप जाओगे प्राइवेट के पास, वो तेरी 2000 की जांच लिख देगा, 500 रुपया फीस में ले लेगा, 500 रुपया दवाई लिख देगा। ठीक है, ये इनको मोटिवेट करने का इनका बेस्ट तरीका है कि उसको गुमराह करने के लिए। लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि भैया तू सरकारी में जा, वहां तो सब कुछ फ्री है, चाहे वो जांच हो, चाहे वो मेडिसिन हो, वहां तो सब कुछ फ्री है। ये कभी नहीं देंगे। ये उसको मोटिवेट करते जिससे इनके पास ही चक्कर लगाता रहे। तो कहीं ना कहीं ये उनके ना अपना एक प्रचार करने का तरीका है। और बाकी तो हम जो सरकार कहती है कोई सीएम फ्लाइंग है, कई तो ऐसे हैं आप सोच नहीं सकते कि जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिखे बैठे हैं, उन पे भी मैंने छापा सीएम फ्लाइंग के साथ डाला है हमने। जैसे कि एक जैन क्लिनिक था 1-2 पे, तो ऐसे उदाहरण के तौर पे ऐसे भी झोला छाप बहुत हैं कि जो डिग्री लिखे बैठे हैं और उन पर कोई डिग्री नहीं है। तो ये ज्यादा घातक है कहीं ना कहीं। तो क्या सरकार की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई झोला छाप के ऊपर चलती है? बिल्कुल। गली में आज जगह जगह क्लिनिक खुले हैं। ऐसा है, देखो बिल्कुल धीरे धीरे सारा सरकार सबसे पहले तो अपनी पूर्ति करने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टरों की सफिशिएंट क्षमता अगर हो जाए, डॉक्टर एमबीबीएस अगर पढ़े लिखे बीएमएस डॉक्टर अगर हो जाते हैं, उसके बाद में इनको वैसे सरकार की कार्रवाई चलती रहती है। बीच बीच में पूरे इनके वो होते हैं कि झोला छापों पे काफी छापे भी डाले हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर भी कोशिश ये करते हैं कि एक जगह से जाके कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खोल लिया, और कई इनके तरह तरह के इनके ये अपना वो करते हैं। इन पे कईयों पे केस भी चल रहे हैं। केस चलते हुए भी तो सरकार तो पूरा प्रयास है, एक अभियान चलता है खूब, झोला छापों पे खूब चला है, मैंने पहले भी डाले। तो ऊपर इनके पास सारा कुछ है डाटा, और जब अभियान चलता है तो हम ये करते हैं। चलिए मान सिंह जी, अंत में एक बार फिर वही सवाल से मैं खत्म करूंगा कि आपके पास वैक्सीन पे मैं आना चाहता हूं। जो आपने किया, आपके बारे में चर्चाएं भी हैं कि आप वैक्सीन के हेड थे और बड़ी चुनौतीपूर्ण था। कैसा था वो समय और क्या सबसे बड़ा मुश्किल था? देखो, वैक्सीन की जहां तक बात करें, मैं बल्लभगढ़ में था और बल्लभगढ़ का इंचार्ज था, सिविल हॉस्पिटल का एसएमओ का चार्ज था मेरे पास। मेरी टीम, बल्लभगढ़ की टीम, मैंने बदरपुर बॉर्डर से लेके और इधर सीकरी बॉर्डर तक, पलवल तक, मेरी टीम ऐसी टीम थी कि जिसने सबसे ज्यादा तो टेस्टिंग किया। जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक टेस्टिंग, मैंने पुल के नीचे, हाईवे पे, मैंने जगह जगह इतने हजारों कैंप लगाए। सिर्फ सरकार के लिए ही था, पब्लिक के लिए ही था, जनहित के लिए था, बिना, और दुनिया डरती थी, मैं उनके साथ रहता था।
और रात के हमें तो कई बार है कि भाई कोई बंदा वापिस ना भेजना पड़े, हम लेट तक भी हमें स्टाफ को बेचारे को रोकते थे ना। हमारी बहुत अच्छी टीम थी, हमने सबसे ज्यादा एक दिन में टेस्टिंग भी किया, रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा में एक। और कई बार हमने 3-3, 3.5 हजार वैक्सीनेशन एक दिन में, बहुत मुश्किल काम है, और उसको लगवाया है। हमारे साथ बहुत समाज सेवी भी थे, गोस्वामी जी हैं, रमेश भारद्वाज जी हैं, इन्होंने भी बहुत कैंपेन लगवाए और इन्होंने भी मतलब पूरा प्रयास किया, सहयोग किया है। और भी थे उधर रोटी बैंक वाले थे, कई थे, जगह जगह हमने तो टेस्टिंग का भी हमारा टॉप रिकॉर्ड रहा। हमने इवन हाईवे पे बसों को रोक रोक के टेस्टिंग की है। वैक्सीन के लिए तो थोड़ा बैठना पड़ता है, तो उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए। टेस्टिंग हमने हाईवे पे बहुत की है, हमने पुलों के नीचे बहुत की है। और हमारा टेस्टिंग जब पहले क्या था कि बचाव ही टेस्ट के द्वारा था, जो पॉजिटिव आ गया उसको नेगेटिव वाले साइड कर दो, तो जिससे कम से कम वो फैलाने में आगे कामयाब ना हो। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमारा मैं कहता हूं कि मैं नौकरी सिर्फ जनहित के लिए, देश के हित के लिए करता हूं। मैं चाहूं तो कल वीआरएस लेके अपना रिटायरमेंट ले सकता हूं। मैं इसीलिए मेरा पूरा, मैं चाहूं तो और की तरह भी मैं शांति से अपना काम कर सकता हूं, पर मेरे को भगवान ने कोई पावर दी है या क्षमता दी है, तो मैं उसका पूरा उपयोग करता हूं और उसको पूरी तरह से जनहित में, देश हित में मैं इसको प्रयोग करना चाहता हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं इस जनता के लिए, इस देश के लिए अपने आप को मैंने समर्पित कर रखा है। मुझे ना कोई डर लगता है, ना कुछ किसी चीज से कोई भी होने की संभावना होती है, करने वाला ईश्वर है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लेकर के चर्चाएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप काम करते हैं तो चर्चाएं भी होती हैं। मेरे एक मित्र हैं, पूर्व विधायक हैं, ललित नागर, स्पेशली उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर मान सिंह वो हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी कोरोना के समय पर लगाई थी। उनका इंटरव्यू होना समाज हित में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए शायद मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। सवाल मेरा वही था लास्ट में, वो आपने जवाब दे भी दिया। क्या आपको नहीं डर लगता कि आपकी भी जान है, आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है? देखो, जब आदमी कोई भी ना अगर अपने आप को समर्पित जहां कर लेता है और रिमोट ईश्वर ने अपने पास रखा हुआ, तो वहां डरने की किस चीज की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल प्रिकॉशन आप रखो, पूरे प्रयास करो। डॉक्टर है, दुनिया आपको दूसरा भगवान मानती है। आप ही डर के अगर दुबक जाओगे तो पब्लिक की जान कैसे बचाओगे? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप किसी और आदमी का भला करोगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। मेरे घर वाले भी ये क्वेश्चन करते हैं कि और भी तो डॉक्टर है, तेरे को कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। मैं अगर प्रयास किसी की जान बचाने को कर रहा हूं तो मेरे को तो ईश्वर बचाएगा। मैं निष्फिक्र होकर बिल्कुल जनहित में मैं काम करता हूं और मैं ये सेवाएं देना चाहता हूं और कर रहा हूं। और बिल्कुल बहुत ये चुनौतीपूर्ण भी है, बहुत बाधा भी है, बहुत बाधाएं आती हैं। ऐसा बात नहीं है कि इतना आसान हो ईमानदार रहना। बाकी तो मैं माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीडिया के लिए, इस पब्लिक के लिए जो थोड़ा सा इस पब्लिक को रूबरू हमसे भी जो डिटेल में बात हुई, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं, विधायक जी को भी करता हूं और सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं तो यही अनुरोध भी करता हूं कि आप इस सरकारी नियमों का पालन करें और इससे कोरोना की चाहे दूसरी हो, तीसरी हो, चाहे चौथी लहर हो, इससे अपना बचाव करें। सारे लोग वैक्सीन लगवाएं जरूर, जिसने ज्यादातर लोगों को हमने लगा दी है। हमारे अगर बात करें तो हमारे 125% फर्स्ट डोज लोगों को लग चुकी है, क्योंकि 25% बाहर के भी आ जाते हैं। 107% सेकंड डोज लग चुकी है, जिसको हम, और अगर हम प्रिकॉशन डोज की बात करें तो काफी लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगवा रखी है, लेकिन वो बाद में इतना गंभीर लहर नहीं आई। शुरू में बहुत बड़ी मारामारी थी, बहुत ज्यादा लोगों को मैं कह रहा हूं कि किसी ने शायद, हमने रात को 11 बजे तक, 10 11 बजे तक कार्य किया है कि जिससे कोई बंदा आया है, ये लाइन में लग रहा है, ये बेचारा अपना डोज लेके जाए या टेस्ट करा के जाए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की तरफ से भी। आप ऐसे ही ईमानदारी से डटे रहें, लगे रहें, और ईश्वर आपकी मदद करे। बहुत बहुत समय दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ में डॉक्टर मान सिंह जी, जिनके बारे में आप अभी सुन ही रहे थे। और हम ये अपील भी करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि अगर इसी तरह के अवसर हमारे और भी हो जाएं तो निश्चित रूप से संसार के लिए, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए एक बड़ी बात हो सकती है। ना कि ईमानदार बने रहना, साथ साथ अपनी जान की बाजी लगा करके अपनी कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का निर्वहन करना एक बड़ी बात है। और ऐसे ही कुछ और लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। अभी लेते हैं इजाजत।